हेडिंग देख करके आपको समझ में आ रहा होगा। आज हम संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात करते हैं। आप जानते हैं संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा जिसको निम्न सदन कहा जाता है, एक राज्यसभा जिसको उच्च सदन कहा जाता है। तो जब इन दोनों की एक साथ इनको बुला लिया जाए, एक साथ बैठा करके कोई मीटिंग की जाए, कोई बैठक की जाए, उसको संयुक्त बैठक कहा जाता है। क्या संविधान में इसका प्रावधान है? बिल्कुल संविधान में इसका प्रावधान है। आप देख पा रहे हैं आर्टिकल 108 में इसका प्रावधान किया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 108 में कहा हुआ है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जा सकती है। लेकिन क्यों जरूरत पड़ी संयुक्त बैठक करने की? आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या कारण है? ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? ये सारी बातें हैं, इनको हमें आज जानना है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक क्या है? जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो सदस्य हैं, आप जानते हो कि लोकसभा में वर्तमान में कुल 543 सदस्य हैं और राज्यसभा में कुल 245। तो अगर इन दोनों सदस्यों को, अगर इन दोनों सदनों के सदस्यों को एक साथ बैठा दिया जाए, क्यों बैठाया जाएगा मैं आगे चर्चा करूंगा। कहाँ उल्लेख है? आर्टिकल 108 में उल्लेख किया हुआ है बकायदा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? इस कॉन्सेप्ट को हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अच्छा जी, कौन बुलाएगा संसद के दोनों सदनों को साथ? कौन इकट्ठा करेगा दोनों को? कौन मिलाएगा साथ? कौन बुलाएगा? बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाएगा। ठीक है, अगली बात देखिए, अध्यक्षता कौन करेगा? यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अध्यक्षता वाली। संसद के जब दोनों सदनों की जब बैठक होगी, संयुक्त जो बैठक होगी, उसकी अध्यक्षता अक्सर जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो पहला पॉइंट रखता है कि राष्ट्रपति। आपको भी ऐसा लगेगा कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी तो राष्ट्रपति उसको बुला रहा है, राष्ट्रपति ही अध्यक्षता करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। संसद के दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होगी, उस ज्वाइंट सेटिंग की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करेगा वो हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ध्यान रखने वाली बात है। इस बात का उल्लेख भी किया हुआ है आर्टिकल 118 के 4th क्लॉज में। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि हो सकता है किसी कारण से लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर विराजमान ना हो तो कौन करेगा? उस स्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष कर लेगा। आप कहोगे कि जी दोनों ही नहीं है तो क्या करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं, तो क्या करें? ऐसी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति, ध्यान कीजिए, राज्यसभा का सभापति नहीं, उपसभापति अध्यक्षता करेगा। आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि उपसभापति क्यों लिया आपने सभापति क्यों नहीं लिया? देखिए, उसके पीछे कारण है। जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और आप ये जानते हैं कि उपराष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य होता है ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, तो वो दोनों ही सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। इसलिए हम बजाय सभापति के उपसभापति को बनाते हैं, सभापति को ये मौका नहीं दिया जाता। ध्यान रखेंगे इस बात को। ये मोटे मोटे तौर पर बात हुई सारी की सारी। अब देखो, मैंने यहाँ डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश की है। लोकसभा है, यहां पे ये राज्यसभा है। ठीक है, इन दोनों को हमें साथ में बिठाना है। लोकसभा में कुल लोग कितने हैं? टोटल 543। राज्यसभा में कितने हैं? 245। दोनों की कुल संख्या, टोटल वोट कितनी होंगी? जो सदस्य वोट डालने वाले होंगे, टोटल कितनी संख्या हो जाएगी? टोटल हो जाएगी 788। अब 788 में अगर कोई प्रस्ताव पारित करना है, अगर हमें वोटिंग करवानी है, तो प्रस्ताव पारित जब हम करवाएंगे तो वोटिंग के जरिए होगा। तो वोटिंग में कौन जीतेगा? जिसको ज्यादा मत मिलेंगे या जो बहुमत साबित कर पाएगा। ठीक है, बहुमत को किसको मिलेगा? बहुमत की बात करें, बहुमत मिलेगा जो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 394 प्लस 1, अर्थात 395 सीट जिसने ले ली उसको ये बहुमत मिल जाएगा। आप बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये ऐसा सब करने की क्यों जरूरत पड़ी, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, कारण क्या है इसको बुलाने के। देखिए, इसके 3 कारण हो सकते हैं। ठीक है, कारण 3 हो सकते हैं। मेन बात यह याद रखनी है, जब संसद के दोनों सदनों में टकराव हो, उनमें गतिरोध हो, दोनों सदन एक दूसरे की बात को नहीं माने, जब भी दोनों सदनों में लड़ाई हो रही है तो उनका मुखिया कौन है? हम जानते हैं भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति या प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। तो जब दोनों सदनों में लड़ाई हो रही है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? दोनों को बुला लेगा, भाई दोनों आ जाओ,
और एक साथ बैठ करके इस मामले को सुलझाते हैं। ठीक है, दोनों में टकराव की स्थिति है तो राष्ट्रपति दोनों को साथ बुला लेगा कि आप यहां आ जाओ, मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करता हूं, मेरे सामने बैठो दोनों, ठीक है, और हम इसको देखते हैं। अब राष्ट्रपति के पास इतना टाइम नहीं है, राष्ट्रपति बिजी आदमी है, वो क्या कहेगा, वो लोकसभा के अध्यक्ष को बोलेगा कि इन दोनों का क्या मैटर चल रहा है, दोनों का आप सोल्व करो, दोनों को साथ बैठाओ। बुलाया किसने, राष्ट्रपति ने, लेकिन मैटर संभाल कौन रहा है, अध्यक्षता कौन कर रहा है उसकी, अध्यक्षता कर रहा है उसकी लोकसभा का अध्यक्ष, उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष, वो भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति, शब्दों पे ध्यान देना है, राज्यसभा का उपसभापति होगा। ठीक है, इस बात को समझ पाया। अब देखिए 3 कारण मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि जिन जिन वजह से हमें संयुक्त बैठक बुलानी पड़ेगी। पहली बात, यदि एक सदन प्रस्ताव पारित कर दे, एक सदन ने कोई विधेयक आया, कोई बिल आया, ठीक है, उसको पारित कर दिया, और दूसरा सदन क्या कर दे, उसको रिजेक्ट कर दे कि भाई हम इसको पारित नहीं करते, हम इसको क्या कर दें, स्वीकार नहीं कर रहे, इसको अस्वीकार कर रहे हैं। तो एक ने तो पारित कर दिया, एक ने पास कर दिया, दूसरे ने क्या कर दिया, फेल कर दिया। एक कारण, तब भी बुलानी पड़ेगी। दूसरा कारण, एक सदन ने कोई सुझाव दिया, मान लीजिए लोकसभा ने कोई सुझाव दिया कि भाई इसमें ऐसे ऐसे करना चाहिए, इसमें इस विधेयक में या इस बिल में हमें इस तरीके से कुछ बदलाव करने चाहिए। दूसरा सदन क्या कह रहा है कि भाई हम तो नहीं कर रहे, हम तो नहीं मान रहे आपकी बात को, तो दोनों में टकराव हो रहा है, दोनों में लड़ाइयां हो रही हैं, ऐसी स्थिति में भी बुला लेंगे। दूसरी बात, अब एक सदन ने कोई प्रस्ताव पारित कर दिया, एक सदन ने प्रस्ताव पारित कर दिया, उसकी तरफ से यस हो गई कि भाई हमारी तरफ से मामला क्लियर है। एक सदन ने प्रस्ताव जब पारित कर दिया तो वो प्रस्ताव कहां जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन में जब प्रस्ताव जाएगा और वो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा, 6 माह का समय बीत चुका है, मान लीजिए लोकसभा ने कोई प्रस्ताव पारित करके दिया, राज्यसभा के पास भेज दिया और राज्यसभा ने उसको 6 माह तक उसको अनदेखा करके रखा, उसको इग्नोर मारे रखा। 6 माह तक उसने अपनी कोई प्रतिक्रिया या अपना कोई भी सुझाव या अपना कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। जैसे ही 6 माह से अधिक समय हुआ, जैसे ही 6 माह कंप्लीट हुए, तो भी क्या होगा, उस स्थिति में भी संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। 3 कारण, एक प्रस्ताव पारित कर दे, दूसरा अस्वीकार कर दे, एक सदन के सुझाव को दूसरा अस्वीकार कर दे, एक प्रस्ताव पारित करके भेजे दूसरे के पास में, दूसरा उसको पास ना करे, 6 माह तक ऐसे ही पटके रखे, तो इन स्थितियों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। ये बात आप भली भांति जान चुके होंगे। देखिए होता क्या है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। तो आपके मन में प्रश्न ये भी होना चाहिए कि जी लोकसभा में कुल सीटें 543 हैं, राज्यसभा में 245 हैं, जितनी सीट हैं उतनी ही बैठने की सीट है वहां। भाई जितने सदस्य हैं उतनी तो बैठने की सीट का अरेंजमेंट हुआ है। अब दोनों को साथ बुला लिया, उसकी कैपेसिटी 500, लोकसभा की कैपेसिटी ये है कि लोकसभा में 543 लोग ही बैठ सकते हैं, राज्यसभा में 245 लोग ही बैठ सकते हैं। तो दोनों को साथ बुलाएंगे तो कहां बैठाएं उनको, लोकसभा में बैठाएं, कहां बैठाएं। ऐसी स्थिति में उनको जब भी संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त बैठक होती है, तो उनको CH मैंने लिखा है सेंट्रल हॉल, एक केंद्रीय कक्ष होता है संसद में, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक केंद्रीय कक्ष, उनको सेंट्रल हॉल में बुलाया जाएगा। तो जो ये सारी बैठक होगी संसद की, जो संयुक्त अधिवेशन होगा वो कहां होगा, वो होगा केंद्रीय कक्ष में, अर्थात सेंट्रल हॉल में। एक बात तो ये हुई, मान के चलो बाहर से कोई मेहमान आए हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आए हैं, या बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आई हैं, और वो चाहती हैं कि भाई मैं आपके संसद के सदस्यों से मिलना चाहती हूँ। तो अब उसको जगह जगह, वो मेहमान है, हमारा ही फर्ज बनता है हम उसकी पूरी रिस्पेक्ट करें। तो हम ऐसा थोड़ी ना है कि हम उसको लोकसभा में घुमाएंगे, राज्यसभा में घुमाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भी क्या करते हैं, सारे मेंबर्स को हम सेंट्रल हॉल में इकट्ठा बुला लेते हैं, वहां उनकी मुलाकात करवा दी जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, अब देखो इसमें क्या है, लोकसभा के 543 सदस्य, राज्यसभा के 245 सदस्य, कुल जो संख्या हुई वो हुई 788। हमें कोई प्रस्ताव पारित करना है तो 788 से आधे मेंबर जिस फेवर में होंगे, आधे प्लस 1, जैसे बहुमत निकलता है, मान चलो 500 सीट हैं तो 500 में से 250 प्लस 1 जो पार्टी लेके आएगी उस पार्टी को बहुमत मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहां 394 प्लस 1 मेंबर जिसके पक्ष में होंगे वो
पारित हो जाएगा। अब आपको यहां से एक बात दिमाग में रखनी चाहिए कि यहां 394 है, लोकसभा में कुल हमारे पास ऑलरेडी 543 है। तो आप कहोगे ये तो 543 अकेले लोकसभा के पास में है, तो 394 तो 543 में से ही हो जाएगी। इसका मतलब बोलबाला किसका ज्यादा है? हाँ, लोकसभा का ज्यादा है। भाई जिसके सदस्य ज्यादा है उसका बोलबाला है। मेजोरिटी विंस। हमेशा जो बहुमत में जो लोग होते हैं वो जीतते हैं। मानते हो इस बात को आप? तो यहां लोकसभा का बोलबाला ज्यादा हो जाएगा, तो इस हिसाब से तो लोकसभा को जो मन में आएगा वो पारित कर देगी। लोकसभा के मन में जैसा आएगा वो उसी हिसाब से कानून बना देगी। तो इस हिसाब से तो वो कुछ भी कानून बना सकती है, कैसा भी कानून बना सकती है, कि कैसा भी कानून, अच्छा हो बुरा हो, क्योंकि लोकसभा बहुमत में है। लेकिन संविधान जो निर्माता थे उन्होंने बड़े ही दिमाग लगा करके संविधान को बनाया। उन्होंने ये प्रावधान रख दिया कि ठीक है, यहां बोलबाला लोकसभा का ज्यादा हो सकता है क्योंकि संख्या ज्यादा है, लेकिन आप हर विषय पर संयुक्त अधिवेशन बुला करके कानून नहीं बना सकते। उसके ऊपर भी रोक लगाई है कुछ चीजों के लिए, कि कुछ विषय ऐसे बता दिए जिनके ऊपर संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। ये 3 प्रमुख कारण देखिए आप, जिन मामलों में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। तो ये 3 स्थितियां वो हैं जिस केस में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। पहली चीज है धन विधेयक। अगर धन विधेयक के ऊपर कोई चर्चा हो रही है तो अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। आपको पता होगा आर्टिकल 109 में और 110 में धन विधेयक का जिक्र किया हुआ है, और धन विधेयक के संबंध में वहां लिखा हुआ है कि धन विधेयक को लोकसभा से ही पारित किया जाएगा, लोकसभा में ही पहले लाया जाएगा, और उसको राज्यसभा से पारित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन विधेयक को राज्यसभा केवल अपने सुझाव दे सकती है, कुछ संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है। तो धन विधेयक का तो मामला क्लियर हो गया, भाई लोकसभा में ही जाएगा, सीधी सी बात, जो लोकसभा से ही सारा उसका ताल्लुक है तो क्या ही कह सकते हैं उसमें। ठीक है, आर्टिकल 109, 110 हम पढ़ेंगे आगे इन चीजों को। अगली बात है कि संविधान संशोधन विधेयक। संविधान में संशोधन करना है, संविधान में संशोधन अगर करना है तो भी ये जरूरी है कि लोकसभा से अलग से पारित हो, राज्यसभा से अलग से पारित हो। संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाएंगे क्योंकि उसमें लोकसभा का बोलबाला ज्यादा हो जाएगा। उस केस में तो कुछ भी बना देंगे, संविधान में कैसा भी संशोधन कर देंगे वो तो। ठीक है, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का जिक्र किया हुआ है, आप जानते हो। अगला है महाभियोग। महाभियोग प्रक्रिया आर्टिकल 56, आर्टिकल 61 आपको याद करना चाहिए। राष्ट्रपति के केस में राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो महाभियोग लगाएंगे, तो महाभियोग के केस में भी हम ये जो है नहीं लाएंगे, क्योंकि महाभियोग के केस में भी अगर हम देखा जाए तो ये एक राष्ट्र की गरिमा का सवाल है। ठीक है, तो उसमें दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में तो लोकसभा का बोलबाला ज्यादा है अभी भी। ठीक है, तो ये 3 वो केस मैंने आपके सामने रखे हैं जिन केसेस में किसी भी हालत में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, और देश में 3 बार अब तक 3 बार ऐसे विधेयक हैं, टोटल 3 ऐसे विधेयक हैं, ऐसे कानून हैं जिनको संयुक्त अधिवेशन के द्वारा पारित किया गया। संयुक्त अधिवेशन के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुला करके संसद के दोनों सदनों को इकट्ठा बुला करके उनको पारित किया गया है। ये 3, सबसे पहले 1962 में अधिनियम था दहेज प्रतिषेध अधिनियम। दहेज के ऊपर रोक लगाने के लिए अधिनियम बना था 1962 में। ठीक है, दूसरा 1978 में जब बैंक सेवा आयोग जो है उनकी समाप्ति के रिगार्डिंग कानून बनाया, उस समय भी। और उसके बाद सन 2002 में आतंकवाद निरोधक अधिनियम जब बनाया। इन तीनों ही केसेस में आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता देता हूं, ये तीनों ही केसेस में एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इन तीनों में भाग लिया, या तीनों में वो संसद के सदस्य के रूप में, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में वो मौजूद थे। वो थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी। आपको पता होना चाहिए, जब 1952 का जो चुनाव लड़ा अटल बिहारी वाजपेयी ने, 3 सीट से जो चुनाव लड़ा था और तीनों ही सीट से वो हार गए थे। उसके बाद 57 में दोबारा उन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा का, 57 वाले चुनाव में वो जीत गए। ठीक है, तो वो 57 से लेकर के 1962 तक वो सरकार चली थी नेहरू जी की। तो ये तो 1962 में बनाए, उस समय अटल जी थे। 1978 में भी अटल जी थे, और सन 2002 में तो स्वयं प्रधानमंत्री के रूप में थे। तो ये सब मैंने आपको बताया है
किसके बारे में? ये सब मैंने आपको बताया है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन के बारे में।